हाय एवरीवन। प्रोबेबिलिटी में आज हम आगे का पार्ट देखेंगे, बट अभी तक हमने बहुत सारी बातें सीखी, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो सक्सेसिव कार्ड निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। तो पिछले 1-2-3 वीडियो जो हमने बनाए उसको अच्छे से देखे, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछते चले। आज हम आगे का पार्ट देखने वाले। 1-2 पॉइंट हमारे प्रोबेबिलिटी में बचे हैं, उनको आज हम देखेंगे और फिर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में जो अब पार्ट बचा है वो है सब में पहले बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इस पे कई बार जेई में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे सीईटी में भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 11th में प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम सिलेबस में है। तो देखो, ये क्या होता है बेस थ्योरम, इस पे कैसे सवाल होते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी को। मैंने ना तुमको ऐसा कहा था कि सपोज कुछ सिम्टम्स है। E1 मतलब मान लो जुकाम है, E2 मतलब मान लो बुखार है, और E3 मान लो कफ है, खांसी है। तो E1 होने की प्रोबेबिलिटी उसने हमको दे दी, E2 होने की प्रोबेबिलिटी दे दी, और E3 होने की प्रोबेबिलिटी भी दे दी। कुछ तो है, मान लो X1, Y1, Z1। हो सकता है कि X1 0.1 हो, Y1 0.2 हो, Z1 0.3 हो, ऐसा कुछ दे दिया। फिर वो हमको ये कह रहा है कि अगर जुकाम आई तो कोरोना होने की, कोरोना को मान लो मैं डिसीज बोल रहा हूँ, तो जुकाम आई है तो फिर तुमको कोरोना हो रहा है, सी ले लेता हूँ कोरोना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी उसने दे दिया। मान लो उसको मैंने बोला X2। ये E1 हुआ तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, जुकाम आई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी। फिर उसने तुमको पूछा कि भाई या ये भी वैल्यू दी, बुखार, E2 को हम बुखार बोल रहे हैं, बुखार आने की प्रोबेबिलिटी Y1 है, लेकिन बुखार आई तो कोरोना रहने की प्रोबेबिलिटी Y2 है, ये भी उसने दे दिया। अब X2 Y2 कुछ तो नंबर्स है, 0.1 0.2 0.3 प्रोबेबिलिटी रहती है ना, 0 से लेके 1 तक, तो कुछ तो नंबर है, ये तुमको दे दिया। फिर इसने तुमको ये भी दे दिया कि कफ, E3 मतलब कफ पकड़ रहे, खांसी हुई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी भी दे दिया उसने Z2। अब ना तुमको उसने ये पूछा कि कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। तो कोरोना तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, बट ये कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, जुकाम आई तो कोरोना आने की प्रोबेबिलिटी, कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, बुखार आई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, खांसी आई तो कितनी है, ये उसने दे दिया। बट यहाँ पे आप कोई कंडीशन नहीं दी और तुमको पूछा कि कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो तुमने क्या किया था, P of E1 into P of C by E1, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था, है ना। वो क्या ले सकता हूं मैं, P of E1 P of C by E1, X1 X2, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था, प्लस Y1 Y2 और प्लस Z1 Z2। इससे तुमने कोरोना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो विदाउट एनी कंडीशन ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये तुम कैसे कैलकुलेट करते हो ये हमने देख लिया लास्ट वीडियो में। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने जब देखा था तो उसमें ये सीखा गया, बताया गया। अब ना बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम ये कहता है, बेस थ्योरम तुमको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछता है। जैसे कि वो तुमको ये पूछता है कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये E1 मतलब जुकाम है ना, जुकाम होने की, वो तो दे दी X1 है, पर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अब वो उल्टा पूछता है कि कोरोना हो गया तो जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो यहाँ पे सब जगह C ऊपर है, C ऊपर है, C ऊपर है, इसलिए अब C को ही नीचे ले लिया। कोरोना हो गया तो उस पेशेंट को जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसा उसने पूछा। तो भाई इसने तो रिवर्स गियर डाल दिया, रिवर्स गियर, C को नीचे ले लिया और E1 को ऊपर ले लिया। अब ये कैसे सॉल्व करें, तो अब ये कोरोना हो गया तो जुकाम आने की प्रोबेबिलिटी, ये C अब नीचे आ गया और ये E1 ऊपर आ गया। इसका उल्टा रिवर्स गियर डाल दिया इसने, E1 को ऊपर लिया, C को नीचे लिया। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, तो क्या करना है तुमने ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में याद रखो, ये हमको पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। C हुआ तो E1 होने की, तो नीचे C की प्रोबेबिलिटी लेते और ऊपर क्या ले लेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन की, C इंटरसेक्शन E1, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, देखो ध्यान दो, P of C मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो तुमने पहले ही निकाल ली है। तो ये P of C तो तुमको पता है,
P ऑफ C तुमको पता है, P ऑफ C तुमको पता है, क्या पता नहीं तो तुमको P ऑफ C इंटरसेक्शन E1 है। तो ये सारे वैल्यू से P ऑफ C तो हमको मिल गया। ये कैसे निकाले? ये P ऑफ C इंटरसेक्शन E1, भाई P ऑफ C इंटरसेक्शन E1, P ऑफ E1 हमको पता है और P ऑफ C बाय E1 भी पता है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये होता है? कैसे क्या? देखो P ऑफ C बाय E1 को हम क्या लिख सकते हैं? P ऑफ C इंटरसेक्शन E1 बाय P ऑफ E1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट ये न्यूमरेटर आ रहा, तो इसको मैं लिख सकता P ऑफ E1 इंटू P ऑफ C बाय E1। तो थोड़ा ध्यान दो, तो P ऑफ C मुझे यहां पे मिल गया, क्या मिल गया बताओ? x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2। और P ऑफ E1 P ऑफ C बाय E1 कितना मिला? x1 x2। P ऑफ E1 मेरे पास है ना, ये सवाल ने दिया है, P ऑफ C बाय E1 भी दिया है, तो क्या ये ऊपर का x1 x2 हो गया? यस। तो क्या इस तरीके से हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आएगी? यस। ये सारी वैल्यू सवाल में दी गई है, ये हमने कैलकुलेट किया बॉक्स में का। और सवाल ने हमको क्या पूछा कि कोरोना हुआ तो E1 होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जुकाम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐसा उल्टा रिवर्स गियर डाल के पूछा। अब कुछ स्टूडेंट्स का इश्यू ये रहता, जब ये चैप्टर पढ़ाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सवाल पूछते कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा ये बेस थ्योरम का सवाल है या नहीं, तो कैसा समझना? तो सवाल में जो कंडीशंस दी वाली थी ना, C ऊपर, और सवाल में वो C को नीचे दे देते। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इफ कोरोना इज ऑलरेडी देयर? कोरोना हो गया, पेशेंट को कोरोना है ये ऑलरेडी पता है, तो जुकाम आने की प्रोबेबिलिटी पूछते। अभी तक क्या था? जुकाम आई तो कोरोना होने की, बुखार आई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, खांसी आई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन सवाल क्या पूछता? कोरोना है तो जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी। ये जो रिवर्स गियर मारा, तो समझ जाना कि ये सवाल किसका है? इसका है बेस थ्योरम का। और इसको सॉल्व कैसे करना? इन दोनों का प्रोडक्ट, ये होगी टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि नीचे आएगी, और ऊपर क्या आएगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी, कोरोना हुआ तो पूछी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर यही मुझे ऐसा पूछता कि P ऑफ E2 बाय C, कोरोना हो गया तो बुखार होने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे क्या लेता बताओ? नीचे तो C की प्रोबेबिलिटी आ जाती, बट ऊपर क्या लेता E2 वाला, मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लेता। मतलब यहाँ पे क्या आता? x1 x2 का प्रोडक्ट नहीं, क्या आता? y1 y2 का प्रोडक्ट। अगर यही यहाँ पे E3 होता तो नीचे का तो सेम आ जाता, ऊपर क्या आता? z1 z2 का प्रोडक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। यही सवालों को कहा गया है बेस थ्योरम के सवाल। इसी पे तुमको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें इन क्वेश्चंस को, इस थ्योरम को। तो इसमें कुछ नहीं रहता है, बस उल्टा गियर डाला जाता है, उल्टा सवाल पूछा जाता है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो मैं अभी और एक सवाल देता हूं बेस थ्योरम का। देखो तुमको ये आता है क्या? थोड़ा सा मैं वैल्यूज चेंज करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूं। इसी तरीके का सवाल, मान लो कोई बीमारी है, मान लो टाइफाइड है, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी अगर जुकाम आई तो उसने दे दी, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी अगर जुकाम आई तो कितनी रहती है वो दे दी, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी अगर बुखार आई तो कितनी रहती है ये भी दे दी, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी अगर, या फिर मान लो ये दो ही है, और फिर तुमको उसने बोला कि भाई ये जुकाम आने की प्रोबेबिलिटी भी उसने तुमको दे दी, ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, और फिर P ऑफ E2 भी दे दी, ये है 0.4। मान लो थोड़ी देर के लिए। फिर तुमको उसने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी पेशेंट को अगर टाइफाइड है तो बुखार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा अगर तुमको सवाल पूछा। देखो सवाल में टाइफाइड ऊपर, टाइफाइड आने की प्रोबेबिलिटी, जुकाम आई तो, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी, बुखार आई तो, लेकिन यहाँ पे टाइफाइड हुआ तो बुखार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऐसा उसने पूछा।
तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ले लोगे, टी की प्रोबेबिलिटी नीचे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन ई 2 है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कैसे निकालोगे? क्या ये टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी सवाल ने दी हमको? नहीं दी, पर टाइफाइड होने की कंडीशन के साथ दी। तो बिना कंडीशन के जो प्रोबेबिलिटी रहती है उसको टोटल बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो P of E1 P of T by E1 P of E2 P of T by E2 इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये 0.1 0.2 का प्रोडक्ट 0.1 into 0.2 प्लस 0.4 into 0.3। अच्छा ये क्या हो रहा भाई, ये T इंटरसेक्शन E2 भी नहीं दिया, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन E2 कहते हैं। फॉर्मूले से हम क्विकली चेक कर ले सकते हैं। तो ये E2 की प्रोबेबिलिटी पूछा तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 0.3 into 0.4। इससे जो भी आंसर तुमको मिल रहा है वही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये ऊपर का कितना आता है थोड़ा ध्यान दे, ऊपर का आ रहा होगा 0.12, नीचे का आ रहा होगा 0.12 और ये हो रहा होगा 0.02, तो ये हो रहा होगा 0.14। तो 12/14 मतलब 6/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है। इस तरीके से बेस थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, क्वेश्चन देखते बराबर समझ में आता है ये बेस थ्योरम का सवाल है या नहीं है। कभी इसमें उल्टा गेयर होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो देता है कंडीशन के साथ, जिसकी टी की प्रोबेबिलिटी उसने दी कंडीशन के साथ E1 और E2 के, बट सवाल पूछते वक्त टी हुआ तो E1 की प्रोबेबिलिटी है, टी हुआ तो E2 की प्रोबेबिलिटी वो पूछता है। वही यहाँ पे अगर E1 होता तो क्या करते, बताओ। नीचे तो टोटल वही आ जाती, बट ऊपर क्या थी, E1 देता तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट 0.1 into 0.2 ऊपर आ जाता। तो बहुत ही आसानी से इन सारे सवालों को हम सॉल्व कर सकते। तो बेस थ्योरम को अच्छे से समझे, बहुत इजी है, बट बहुत टफ जाता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इसलिए टफ जाता क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ते नहीं, समझते नहीं और छोड़ देते, पढ़ाई नहीं करते, तो फिर ये मुश्किल लगता। बट इसको थोड़ा सा देखे और इसके 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये तो बहुत आसान है, क्विकली विल बी एबल टू। और जो भी क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे वो मुझे पर्सनली पूछे, व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे पूछ भी रहे, तो क्लियर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन तुमको इसके सॉल्व करने आएंगे, फिर चाहे सीईटी हो, जेईई हो, कैसे भी लेवल हो, कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसी से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, सीईटी लेवल में कुछ ऐसे भी सवाल प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं जिसमें तुमको ऐसे वर्डिंग्स दिखते हैं, ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट। अब ये अगर पता नहीं होगा तो एग्जाम में समझ में नहीं आता कि इसके प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन ये तो बहुत इजी है। ये ऑड का मीनिंग होता है ओपिनियन, याद रखें, ऑड्स मतलब ओपिनियन, मतलब जैसे हम राय लेते हैं किसी का ओपिनियन क्या है ये जानते हैं। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों में से हमने पूछा कि भाई तुम 10 स्टूडेंट है, मान लो एग्जाम देके बाहर आए और पूछा कि पेपर कैसा गया, तो पेपर इजी था क्या, हमने ऐसा पूछा, तो उसमें से मान लो 6 लोगों ने बोला कि हाँ इजी था, तो ऑड्स इन फेवर कितने जनों के हो गए, 6। मतलब बच्चे वाले 4 जनों क्या बोल रहे, इजी की अगेंस्ट है, वो बोल रहे नहीं इजी नहीं था, 4 जन अगेंस्ट है। बस इसी को कहा गया है ऑड्स, मतलब कितने जनों ने फेवर में ओपिनियन दिया, कितने जनों ने अगेंस्ट में ओपिनियन दिया। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इजी एग्जाम या ऑड्स इन फेवर ऑफ सम इवेंट ए इवेंट कुछ तो भी है, ए के फेवर में, जैसा ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े रह रहा है तो उसके फेवर में कितने हैं, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए अगर ऐसा बोले तो किसी ने ऐसा कह दिया कि 3/5 है, इसका मतलब क्या होता है 3/5 ऑड्स इन फेवर ऑफ ए मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि ये फेवर पे ध्यान दे, फेवर इसका मतलब ये है कि ये ए के फेवर में 3 लोग हैं, 3, ये न्यूमरेटर वाला फेवर। फिर ये डिनोमिनेटर वाला क्या है, ये डिनोमिनेटर वाला अगेंस्ट वाला है, मतलब 5 लोगों ने ए के अगेंस्ट मतदान किया, 5 लोगों ने ए के अगेंस्ट में अपना व्यू दिया, ओपिनियन दिया, लेकिन ये हम लिखते वक्त तो यहाँ पे फेवर लिख रहे, तो ये ऊपर वाला 3 जो है वो फेवर में है। तो इससे मुझे ये बताओ कि ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई 3 जन ही बोल रहे कि ए होगा, ए होना चाहिए, ए के फेवर में है, लेकिन नीचे क्या रहता है, नीचे टोटल ऑप्शंस रहते, तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 3 है, 5 है, नहीं 3 तो फेवर वाले हैं, 5 अपोज वाले हैं, तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 8। ये हो गई ए की प्रोबेबिलिटी। तो हमको ऑड्स इन फेवर दिया और हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। चलो अब मैं थोड़ा तुमको और अलग पूछता हूं,
ऑड्स इन फेवर नहीं, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए देता हूं, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए। क्या गेस कर सकते हो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि ए कोई इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकती है, हेड गिरने की या किसी के पास होने की या कोई एग्जाम अच्छी रहने की या कोरोना होने की, कोई भी एक इवेंट है, तो उसके अगेंस्ट क्या है? 3/5 रेशियो है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये तीन लोग जो है ए के अगेंस्ट में है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में जो 5 आ रहा है वो क्या है? वो टोटल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए में नीचे का जो नंबर रहता है वो टोटल ऑप्शंस रिप्रेजेंट करता है जनरली, बट यहाँ पे नीचे का जो नंबर है वो टोटल ऑप्शंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाले अगेंस्ट में है तो नीचे वाले फेवर में है। तो अब अगर तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टोटल ऑप्शंस नीचे लिखो। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? ऊपर वाले तीनों अगेंस्ट में है, नीचे वाले 5 फेवर में है। ऊपर वाले 3 अगेंस्ट में क्यों लिया? क्योंकि मैंने लिखते हुए लिखा ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए 3/5, तो 3 वाले अगेंस्ट, तो 5 वाले फेवर, तो टोटल हो गए 8। और ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ए होने के ऑप्शंस कितने हैं ये ऊपर हमको लिखना पड़ता। तो ए होने के ऑप्शंस 3 है या 5 है? अगेंस्ट वाले तो बोल रहे कि नहीं होगा, 5 जो है वो होने के हैं, फेवर वाले है ना 5 नीचे, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। ऐसे अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इस तरीके से इनको टैकल करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। अब दूसरा एक मैं और इसी पे सवाल तुमको पूछता हूं, देखो ये जमता है क्या? कुछ ऐसा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए m/n है, m/n, और तुमको मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गेस कर सकते हो क्या होगी? ऑड्स इन फेवर ऑफ ए m/n है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? क्या आएगी? गेस करो, गेस करो। हाँ, इसने यहाँ पे फेवर लिखा, इसका मतलब ऊपर वाले बोल रहे, यम लोग बोल रहे हैं कि ए होगा होगा होगा, नीचे वाले एन क्या बोल रहे हैं? यम या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। टोटल लोग कितने हो गए? यम बोल रहे ए के फेवर में, एन बोल रहे ए के अपोज में, तो टोटल लोग हो गए यम प्लस एन, या टोटल ऑप्शंस हो गए यम प्लस एन। बट ए की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ए के फेवरेबल चांसेस होने के चांसेस ऊपर लिखेंगे। ए के फेवरेबल चांसेस क्या है बताओ? यम है या एन है? यम है, यम, तुम यहाँ पे फेवर लिखा है, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तुमको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बताओ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस m बाय m प्लस n, तो ये m प्लस n माइनस m मतलब n बाय m प्लस n, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वेल, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखो तुमको जमता क्या। इस फेवर को हटाता और यहाँ पे अब अगेंस्ट लिखता हूं, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए, ऑड्स अगेंस्ट ए, या ऑड्स नॉट इन फेवर ऑफ ए m बाय n है। चलो फिर से m बाय n है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी बताओ? यहाँ पे टोटल ऑप्शंस नीचे, फिर से m प्लस n। अब मुझे ये बताओ कि ऊपर वाला m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेवरेबल या अपोज वाला? अगेंस्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखते वक्त सेंटेंस में क्या लिखा? अगेंस्ट, तो ऊपर वाला हमेशा वो रहता है जो यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये m होगा अगेंस्ट वाला, और n होगा, ये ऊपर वाला अगेंस्ट वाला है तो नीचे वाला फेवरेबल वाला होगा। तो ये कुछ जनों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, नीचे वाला टोटल लगता है, ये टोटल नहीं है, ये ऑड्स है। ऑड्स में नीचे वाला टोटल नहीं रहता, यहाँ पे जो लिखा उसका अपोज वाला रहता। तो यहाँ पे अगेंस्ट वाला लिखा तो m लोग अगेंस्ट है, n लोग फेवर में है। और प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऊपर हमेशा क्या लिखना चाहिए हमने? फेवरेबल केसेस, तो n फेवरेबल केसेस है। तो अगर किसी ने और अगेंस्ट ए m बाय n दिया तो p ऑफ a मुझे लिखना चाहिए n बाय m प्लस n, ठीक है? तो इनका भी तुमको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दी जाती, तुमको सवाल पूछा जाता इन टर्म्स ऑफ ऑड अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर, और वहां से हम प्रोबेबिलिटी क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हुए इसको थोड़ा देख ले, अपने प्रैक्टिस शीट तुमको जो भेजी गई उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। तो ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर में भी कभी कभी तुमको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से इसको टैकल करना है, ठीक। ये क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि एमएसटी सीडी 2018 में आया था ये सवाल। देखो क्वेश्चन क्या है, लेटर्स इन द वर्ड यचू यलयू 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 हुलू लुलू
ऐसा एक वर्ड है, आर रीअरेंज, इनको रीअरेंज किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 L बीइंग टुगेदर, ये सारे के सारे L अगर साथ में रखना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा सवाल है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या है इसमें, वर्ड है HU LU LU LU। तो टोटल इसमें लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, 8 लेटर्स। इसमें ना U कितने बार आ रहा देखो, 1 2 3 4 बार। L कितने बार आइडेंटिकल है, 3 बार, है ना। इनको रीअरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ए या सारे L जो है वो साथ में। चलो हम इवेंट मान लेंगे, ए मतलब ऑल L टुगेदर, ऑल L टुगेदर। इसमें कह रहा है कि ये ऑल L टुगेदर। अब सारे L अगर टुगेदर है तो कितने तरीके आएंगे, कितने ऑप्शंस आएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहती है, n ऑफ ए बाय n ऑफ s। अब n ऑफ s पहले निकालेंगे। n ऑफ s मतलब कोई बिना कोई कंडीशन के इनको अरेंज करना है। तो कितने लेटर है, 8 लेटर। तो 8 लेटर को 8 जगह अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो तरीके आते हैं 8 फैक्टोरियल। बट भाई इसमें क्योंकि ये 4 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल u तो उसका 4 फैक्टोरियल नीचे लेना पड़ता। और ये L वाले भी 3 आइडेंटिकल है तो उनको भी साथ में ले लिया। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, चलो ऐसे रख देंगे इसको। तो n ऑफ s तो डिनोमिनेटर में मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, n ऑफ a। n ऑफ a मतलब क्या, n ऑफ a मतलब ऑल L टुगेदर। अब ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, सारे L टुगेदर हो, ये L और ये L, ये तीनों अलग अलग जगह हो ही ना, ये तीनों एक ही जगह हो। ये तीनों एक ही जगह हो तो क्या करना पड़ता है, ये तीनों को फेविकॉल से चिपका। तो ये L निकाल दो, इस पे लिख दो। तो अब तुम्हारे पास ना अब लेटर्स कितने हुए बताओ, 1 2, ये तीनों को चिपका के एक बना दिया, 1 2 3 4 5 6। तो अब तुम्हारे पास लेटर 6 है तो उन 6 लेटर्स को 6 जगह 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट इसमें एक और इश्यू हो रहा है, ये U ये 4 अभी भी आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल रहे तो हमको क्या करना पड़ता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से तुमको n ऑफ a भी मिल गया, n ऑफ s भी मिल गया। तो p ऑफ a क्या आएगा, p ऑफ a n ऑफ a बाय n ऑफ s है, n ऑफ a बाय n ऑफ s है। तो n ऑफ a कितना आया देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और n ऑफ s कितना आया 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें का ये बाय 4 फैक्टोरियल कट कर देंगे, तो ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल तो 6 आता है, तो 6 फैक्टोरियल कट गया। तो ये क्या आ रहा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऊपर आ रहा है 3 और नीचे आ रहा है 28। तो मेरे ख्याल से ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी 3/28। ऐसे किया देखो, टोटल लेटर्स कितने थे पहले, 8 थे, 8 HU LU LU LU, और ये 8 के 8 लेटर किसी कैसे भी अरेंज करो, n ऑफ s पहले ने निकाल लिया, n ऑफ s और n ऑफ a मतलब सारे 3 L साथ में हो, L अलग अलग जगह में हो। ये सारे L एक जगह हो तो ये सारे L को फेविकॉल से चिपका के एक बना दिया, L एक साथ आ जाएंगे। तो n ऑफ a और n ऑफ s निकालना है हमारे लिए इसमें काम है। तो n ऑफ s हमने कैसे निकाला, सारे 8 के 8 जगह अरेंज करके 8 फैक्टोरियल तरीके से, बट उसमें के 4 U साथ में है, सॉरी आइडेंटिकल है, और 4 ये 3 L आइडेंटिकल है, तो उससे डिवाइड करते हैं। ये आइडेंटिकल का परमुटेशन का तरीका है। जब ये 3 L को साथ में कर लेंगे तो अब वो 3 L मिलके एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब हमारे पास 3 L आइडेंटिकल से डिवाइड करने का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तीनों मिलके एक बन गए। सिर्फ अलग अलग कौन है, U 4 बार, और टोटल लेटर्स कितने बन गए थे 6, क्योंकि ये सारे L 3 L को एक L बना दिया। तो ये 3 L का एक L बना, तो ये 2 L हट गए और यहीं पे एक L बन गया तीनों मिला के।
तो हमारे पास अब लेटर्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, 6 लेटर्स को 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल, और ये 4 यू आइडेंटिकल, उनको अरेंज कर लिया, 4 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया तो हमको n ऑफ a मिल गया, n ऑफ a और n ऑफ x को डिवाइड किया तो 3/28 मिल गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल है जो अभी मैं ले रहा हूँ, देखो ये क्या कह रहा है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेट a and b are two given events such that p of a is 0.6, p of b is 0.2 and p of a by b is 0.5, then p of a complement by p of a complement by b complement is what? ऐसा इसका सवाल है। सी क्या क्या दिया इसने, p of, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, p of a दिया उसने कितना 0.6, p of b दिया 0.2, p of a by b दिया 0.5, और तुमको पूछ रहा है p of a कॉम्प्लीमेंट बाय b कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करें, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो भाई यहाँ पे p of a कॉम्प्लीमेंट बाय b कॉम्प्लीमेंट को किसी की भी प्रोबेबिलिटी कंडीशन निकालते हो, हम क्या करते हैं, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी एज इट इज ले लेते हैं और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना। अब तुमको एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि p of b कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास है नहीं, बट p of b है, लेकिन p of b कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस p of b। अच्छा, थोड़ा ध्यान दो, p of a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास नहीं है, पूरे वैल्यूज देखो कहीं पे भी वो नहीं है, लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम ऐसा कह सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मतलब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, am I right? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करे तो a का कॉम्प्लीमेंट होगा, b का कॉम्प्लीमेंट होगा और यूनियन का इंटरसेक्शन होगा, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। पर ऐसा लिखने का क्या फायदा, ऐसा लिखने का ये फायदा है कि p ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, p ऑफ समथिंग का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस p ऑफ दैट समथिंग a यूनियन b by 1 माइनस p ऑफ b। इससे क्या होगा, इससे अब हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट बाय b कॉम्प्लीमेंट जो हम निकाल रहे हैं इतना आया, तो a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b याद करें, a यूनियन b होता है a यूनियन b p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ऐसा कुछ होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस p ऑफ b। क्या p ऑफ b हमारे पास है 0.2, ये रख देंगे, 1 माइनस p ऑफ a कितना है 0.6, p ऑफ b कितना है 0.2 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो दिया नहीं यार इसने, है p ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं दिया तो वो कैसे निकाले, क्या इसमें p ऑफ a इंटरसेक्शन b छुपा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय p ऑफ b लिख सकता। अब p ऑफ b हमारे पास है कितना है, p ऑफ b 0.2, तो दिस बाय दिस इज 0.5, तो ये 0.2 इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेगा तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b मिलेगा, तो 0.2 into 0.5 कितना था 0.1, तो ये बन जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 बन जाएगा 0.8। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, तो देखो इसको 0.6 0.8 माइनस 0.1 0.7 1 माइनस 0.7 आ रहा है 0.3 ऊपर 0.3 by 0.8 मतलब 3/8 इसका आंसर मिल जाएगा। सो 3/8 शुड बी इट्स आंसर। लुक हाउ डिड वी सॉल्व, ये तीन चीजें ही हमको दी थी और a कॉम्प्लीमेंट बाय b कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो हमने क्या किया, a कॉम्प्लीमेंट बाय b कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या किया, नीचे वाले b कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी और ऊपर इन दोनों के इंटरसेक्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से b कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस p ऑफ b हमारे पास है, तो डिनोमिनेटर का टेंशन मिट गया, बट हमने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन से a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर किसी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो जिसका कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, तो p ऑफ स्टार कॉम्प्लीमेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार, उससे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किया। लेकिन सेट हमको एक सिखा था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता। बट यहाँ पे पी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे पी ऑफ बी होना चाहिए, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए पी ऑफ बी हमको पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर से नहीं पता है, वो प्रॉब्लम है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने कैसे निकाला, देखो पी ऑफ ए बाय बी को हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी लिख सकते हैं। पी ऑफ बी हमको पता है 0.2 है, तो ये डिनोमिनेटर 0.5 के साथ जाएगा, तो 0.5 into 0.2 बन जाएगा 0.1, और ये न्यूमरेटर मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिली, तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.1, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.2, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.6, और ये 1 माइनस इतना, इसको सॉल्व किए तो आंसर आ जा रहा 3/8। होप दैट्स क्लियर। फिर से ये सवाल सॉल्व करके देखे, तुमको जमता है नहीं, अच्छा सवाल है। सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेसिक फार्मूले से ये इजीली आ जा रहा है, तो सीईटी में ऐसे सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, that A and B are two given independent events such that P of A is small p and P of B is small q, and P of exactly one of A and B is 2/3। मतलब A और B में से exactly एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, या तो A हो रहा है या फिर B हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे, is 2/3। P of exactly one of A and B is 2/3। इसमें exactly one of A and B क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, तो 3p plus 3q minus 6pq कितना आता है, ऐसा उसने पूछा। 3p plus 3q minus 6pq कितना आता है, ऐसा उसने पूछा। तो चलो देखते हैं। P of A, देखो P of A उसने दिया स्मॉल p, P of B दिया स्मॉल q, और क्या बोल रहा है, P of exactly one of A and B is 2/3। लुक, इसमें सब गड़बड़ है। exactly one of A and B मतलब A और B में से कोई एक हो रहा है, मतलब A हुआ तो B नहीं हो रहा है, मतलब A and B नॉट, ये हो सकती केस है ना। A हो रहा है बट एंड का मीनिंग बट भी होता है, एंड B नहीं हो रहा है, A हो रहा है लेकिन B नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वन मतलब दोनों में से एक ही हो रहा है। अच्छा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्लस A नहीं हो रहा है लेकिन कौन हो रहा है, B हो रहा है, एग्जैक्टली एक जन हो रहा है दोनों में से, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी उसने थी 2/3, दोनों में से कोई एक ही हो रहा है। अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो A भी हो रहा है B भी हो रहा है, ऐसा होता है। या दोनों को कॉम्प्लीमेंट रख दूं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि दोनों नहीं हो रहे, तो उसने वैसा नहीं बोला ना कि दोनों नहीं हो रहे या दोनों हो रहे, दोनों में से एग्जैक्टली एक हो रहा है। तो एक बार A हो रहा तब B नहीं हो रहा होगा, और जब A नहीं हो रहा तब B हो रहा, और ये सब दोनों में से कोई एक हो सकता, तो ये दोनों की एडिशन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ऐसा उसको कहना है। तो 3p plus 3q minus 6pq कितना आता, कैसे निकालेगा। और उसने ये भी बोला कि A and B कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं A and B कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, बताओ जरा। ये एंड A and B रहता तो P of A into P of B आता है, बट A and B कॉम्प्लीमेंट है तो P of A into P of B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन जब रहता है तो इन दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये लॉ हमने सीखा था। यहाँ पे क्या होगा बताओ, P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P of B, सॉरी ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट होगा, इक्वल टू कितना आ रहा है 2/3। P of A को वो P बोल रहा है, P of B कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 माइनस P of B दैट इज Q। P of A कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस P, P of B मतलब Q इक्वल टू 2/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, P माइनस PQ, Q माइनस PQ, मतलब ये आ रहा है P प्लस Q माइनस 2PQ इक्वल टू 2/3 है। इस 3 को इधर लाया तो 3p प्लस 3q माइनस 6pq इक्वल टू 2 आ रहा है। क्या ये 2 ही सही आंसर है? तो इस ऑप्शन में जहां भी 2 है वो आंसर सही है। सो दैट्स इट। तो भाई इस तरीके से बहुत सारे आसान सवाल और मुश्किल सवाल भी तुमको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। पढ़ाई अच्छे करें। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक जरूर सवाल सीईटी में आएगा और एक सवाल जरूर जेईई में भी आएगा ही आएगा। तुम हर पेपर में देखो कि इस पे एक डेफिनेटली तुमको क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो सीईटी हो या
जेई हो, तो इसको परफेक्टली करें और जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हो मुझे पूछते चले। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए। अगर कुछ रहता है, कुछ तुमको नहीं आता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो मुझे कांटेक्ट करें, हम इसके और भी एडिशनल क्वेश्चंस या जो भी तुमको नहीं आते उसको सॉल्व करके मैं दूंगा, पर छोड़े नहीं इसको अच्छे से करें। तो ये वेल दैट्स ऑल ऑन द प्रोबेबिलिटी, विल स्टॉप हियर, सी यू।